हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं प्लिंटू पैरामाउंट बुक से एडवांस वर्ब। पिछले क्लास में हमने किया था कंडीशनल सेंटेंस को कवर। आज हम कवर करेंगे एडवांस वर्ब और आगे भी इस तरह से कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी जो हमारी चल रही है प्लिंटू पैरामाउंट बुक की। ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी प्लिंटू पैरामाउंट बुक से वर्ब की, तो वो आप वीडियो जरूर देखें, तभी आपको एडवांस वर्ब समझ में आएगा कि एडवांस वर्ब होता क्या है और इसके यूजेस क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए एडवांस वर्ब, सबसे पहले समझिए वर्ब होता क्या है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। इसमें क्या, क्रिया के होने का, कोई भी क्रिया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो कोई सा भी हम काम कर रहे हैं, वो काम क्या है उसी को हम कहते हैं वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है काइंड्स ऑफ वर्ब। तो काइंड्स ऑफ वर्ब कितने हैं? तो यहाँ पे 4 बताया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लिंटू पैरामाउंट बुक देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। तो पहला क्या है? फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब, थर्ड है ट्रांजिटिव वर्ब और फोर्थ है इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि इस तरह से हमें 4 वर्ब के बारे में पढ़ना है और इन 4 वर्ब के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा वर्ब है वो है फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। फाइनाइट वर्ब का कितना सब्जेक्ट होता है? तो फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है सब्जेक्ट की संख्या के अनुसार किसका यूज होता है एवं पर्सन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है इस वर्ब को, ठीक है। क्या है वो? जैसे ही इज प्लेइंग और दे आर प्लेइंग, तो यहाँ पे बात हो रही है प्लेइंग की, ठीक है। प्लेइंग क्या है? यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे सेकंड वाले में प्लेइंग क्या है? वर्ब है। तो किसके अकॉर्डिंग है? तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी पर्सन हो, देखो यहाँ पे ही है तो ही के अकॉर्डिंग प्लेइंग आया, दे के अकॉर्डिंग क्या है? यहाँ पे प्लेइंग यूज किया गया है। सेकेंड है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो है किसी वर्ब और किसी पर्सन या संख्या से क्या नहीं होते? लिमिटेड नहीं होते। मतलब क्या, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, पर्सन है। तो आई जब सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो आई यहाँ पे क्या हो गया? आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। यहाँ पे वॉचिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे देखो दिया गया है क्या? सी वॉन्ट्स टू अब्रॉड। तो यहाँ पे क्या? सी वॉन्ट टू गो अब्रॉड, वो विदेश जाना चाहती है। यहाँ पे जो देखो वर्ब क्या हो गया? यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। टू के साथ यहाँ पे क्या? V1 लगा दिया हमने, तो इसी को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखो आगे आएगा क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा है जीरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में शायद ये हमने कवर किया था, ठीक है। तो आज फिर से हम इसे देखेंगे कि क्या क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इन्फिनेटिव जो है वो होता है 2+V1। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2+V1, पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में। तो इन्फिनेटिव एक प्रकार का नाउन है जिसमें वर्ब के सभी गुण होते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या है? एक प्रकार का नाउन है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? वर्ब के वो सारे गुण मौजूद होते हैं जो कि वर्ब में होता है। तो अतः हम इन्फिनेटिव को वर्ब नाउन भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है, जब उसके गुण है, नाउन के गुण है इसमें, तो हम क्या कह सकते हैं इसे? वर्ब के जब इसमें गुण है तो हम इसे कह सकते हैं वर्ब नाउन। यानी वर्ब और नाउन दोनों को मिलाकर के सेंटेंस वर्ड जो है बनाया गया है, वर्ब नाउन बनाया गया है, ठीक है। जिससे टू एरर इज ह्यूमन। उसके बाद है आई वॉन्ट टू स्टडी और थर्ड है आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप समझिएगा, 2+V1 जब लगा दिया इन्होंने तो बात किसकी होगी? बात होगी हमारी इन्फिनेटिव वर्ब की, ठीक है। तो टू एरर दिया हुआ है, एरर का मतलब गलती होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो एरर की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे देखो 2+स्टडी, तो 2+स्टडी यहाँ पे दिया गया है 2+V1, तो ये भी क्या है? हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। आगे देखो अगला जो दिया गया है, ऊपर दिए उदाहरण को देखें, तो मतलब ये वाक्य है उसको देखने बोल रहा है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2+एरर 2+V1 यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है, और उसके बाद 2+स्टडी 2+V1 ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, देखो टू एरर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, यानी फर्स्ट में यूज किया गया है, और यहाँ पे टू स्टडी जो है किस में यूज किया गया है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी लास्ट में यूज किया गया है। और थर्ड वाले सेंटेंस में देखोगे तो टू स्टडी, ठीक है, वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाए तो टू स्टडी वर्ब का कार्य कर रहा है। चलिए अब आगे देखिए, अतः 2+V1 को हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि 2+V1 को हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए जीरंड क्या होता है। तो जीरंड मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि V प्लस ING, ठीक है, V प्लस ING जीरंड एक प्रकार का क्या है, वर्ब है जो ING से खत्म होता है, जिसमें नाउन के सभी गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है, एक बहुत अच्छी कसरत है, व्यायाम है। या फिर हम इसको इस तरह से भी जीरंड बना सकते हैं, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, टू लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन जब टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो टू स्विम हो जाएगा। आई लर्न ड्राइविंग, आई लव वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे जीरंड का फॉर्म है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए वाक्यों को देखें, स्विमिंग वर्ब प्लस ING सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है, यानी स्विमिंग यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में देखो ड्राइविंग, ड्राइविंग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। और वॉचिंग, वॉचिंग किसके रूप में यूज किया जा रहा है, तो वॉचिंग जो दिया हुआ है लव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन टेलीविजन को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो वॉचिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। वॉचिंग जो किसका काम कर रहा है, तो वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अतः वर्ब प्लस ING को हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, मतलब दोनों का यह क्या हो गया, मिक्सर हो गया। अब आगे देखेंगे हम कि कई वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेजेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि V1 प्लस क्या होगा, ING होगा। देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ वर्ब प्लस यूज टू, ये वर्ड्स आपको याद रखना है, वर्ब प्लस यूज टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू और प्रोन टू। तो इन सब के साथ किसका यूज करेंगे हम, तो V1 प्लस ING यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मतलब उसे क्या धूम्रपान की आदत है या लत है। ठीक है, तो ही इज एडिक्टेड टू क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। ये नहीं आपकी देख लेना कि टू लगा हुआ है तो टू के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिक्टेड जो है इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है 2+V1 नहीं लगाएंगे। ठीक है, 2+ यहाँ पे क्या लगाएंगे, V4 लगाएंगे। तो ये सब जो वर्ड है स्पेशल वर्ड है और इनके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंडन। क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे क्या लगाइएगा आप, ING लगाना। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर कोई फ्रेजेज वर्ब टू में खत्म हो तो उसके बाद V1 नहीं V प्लस ING यूज करेंगे। मतलब फ्रेजेज में खत्म और फ्रेजल वर्ब में खत्म हो, दिया हुआ है कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अगर कोई फ्रेजल वर्ब, ठीक है, तो ये सब फ्रेजल वर्ब है ना। एडिक्टेड टू का मतलब क्या होता है, लत लग जाना। ठीक है ना। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, देखना या सोचना उसके बारे में। उसके बाद यूज टू का मतलब क्या होता है, मतलब चलाया करता था, बोलते हैं ना, मैं ये काम किया करता था, तो आदत की बात होती है यूज टू। तो ये सब क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगा ना, तो वो हम फोर्थ फॉर्म में लगाएंगे। क्लियर हो गया। जैसे देखो दिया हुआ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, he is given to drinking, he is prone to making the same mistake again and again। और उसके बाद है he got used to driving on the right when he was in London। मतलब क्या करता था, वो राइट साइड में गाड़ी चलाया करता था जब लंदन में रहता था। तो इन सब फ्रेजल वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा उसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ करेंगे। लेकिन मोडाल्स में यूज टू के बाद V1 का प्रयोग होता है। अब देखो मोडल, जो मोडल वर्ब होते हैं, मोडाल्स अगर आपने पढ़ा होगा है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू ड्राइव ऑन द नाइट, वाक्य डी और ई के बीच का अंतर देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ ही गॉट यूज टू ड्राइविंग, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, आई यूज टू ड्राइव। तो यहाँ पे आपको आपका जो कॉमन सेंस चलना चाहिए थोड़ा, कि हाँ कहाँ पे हम किसका वर्ब 1 का यूज करेंगे और कहाँ पे हम वर्ब 4 का यूज करेंगे। अगर फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज है तो फ्रेजल वर्ब के रूप में अगर ये यूज टू आया है तो इसके साथ हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और अगर ये मोडाल्स के रूप में आया है तो मोडाल्स के रूप में हम किसका यूज करेंगे, तो वर्ब 1 का यूज करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब एक कॉलम दिया हुआ है, कॉलम पढ़िए क्या बोल रहा है। दिया हुआ है कि अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद वर्ब प्लस ING लगाएं। क्या बोल रहा है, अगर यूज टू के पहले क्या हो, वर्ब हो। ठीक है, तो यूज टू के पहले वर्ब दिया हुआ है, देखो यहाँ पे गॉट है, तो गॉट क्या है, वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, अच्छे समझिएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। देखो क्या बोल रहा है, अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यूज टू। ठीक है, और यूज टू के पहले गॉट एक वर्ब है। चलो ठीक है,
तो यूज टू के बाद वी प्लस आई एन जी लगाएंगे। चलो हमने लगा दिया, वी प्लस आई एन जी लगा दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड, ये आयतन क्रिया को दर्शाता है, मतलब क्या दर्शाता है, आदत को दर्शाता है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, ये किसी भी टेंस में हो सकते हैं। यूज टू के पहले आने वाला वर्ब वाक्य के टेंस का निर्धारण करता है कि हाँ वो कौन से टेंस का होगा, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। और यूज टू के पहले आने वाला वर्ब, यानी यूज टू के पहले गॉट आया है, तो गॉट क्या है, तो गेट का पास्ट फॉर्म है गॉट। तो ये जो सेंटेंस है ना वो किसका हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। तो पास्ट टेंस का निर्धारण कर दिया कि हाँ भाई पास्ट टेंस का है। अब आइए सेंटेंस ई में, यानी कि हम मोडाल्स में पढ़ेंगे, मोडाल्स के बारे में समझेंगे, मोडाल्स क्या होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि हाँ कि मतलब क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कब लगाते हैं। तो तीनों चीज मैं आपको कंटिन्यू बता देता हूँ। अगर यूज टू के पहले कोई वर्ब रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे गॉट दिया हुआ है, तो हम आगे आने वाले वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। और ये आदत दर्शाएगा, बिल्कुल दर्शा रहा है। और उसके बाद क्या है, जो इसके पहले जो वर्ब आएगा यूज टू के पहले, वो इसके टेंस को डिनोट करेगा कि कौन से टेंस का ये वाक्य है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, देखिए कि सेंटेंस ई यानी कि मोडाल के बारे में, अगर यूज टू के पहले वर्ब नहीं हो तो यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए। तो देखिए दोनों में डिफरेंस करने का बस यही एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूज टू के पहले कोई वर्ब है ही नहीं, यूज टू के पहले डायरेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये हमारा मॉडल हो गया, क्या हो गया, मोडाल हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। तो ये हम क्या लगाएंगे, आगे आने वाले जो वर्ब लगाएंगे वो टू प्लस वी वन लगाएंगे। उसके बाद है ये पास्ट के रूटीन एक्शन को दर्शाता है, ठीक है, मतलब पास्ट में आप क्या काम करते थे उसको ये दर्शाता है। और ये सिर्फ पास्ट टेंस में ही होंगे, और ये जो होगा किस में होगा, सिर्फ पास्ट टेंस में होगा। क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब देखिए अब हमें पढ़ना है पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अभी हमने जीरंड पढ़ा था, है ना, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब हम पढ़ेंगे क्या है, देखो पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट, ये सिर्फ पार्टिसिपल दिया हुआ है, मैं चला गया था पिछले क्लास में। पार्टिसिपल जो शब्द वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे, पार्टिसिपल है, ठीक है, मतलब ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। तो आप बोलोगे सर वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव कहलाता है, और वर्ब तो एक्शन वर्ड है ही, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें तीन चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा पढ़ेंगे फ्यूचर पार्टिसिपल, सॉरी। तो चलो देखते हैं। दिया हुआ है कि हियरिंग द नॉइज वी रस्ट आउट द रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे देखो किसकी बात की जा रही है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जा रही है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, देखना हियर के साथ इन्होंने क्या लगा दिया है, हियरिंग लगा दिया है, मतलब आवाज सुनते ही सब कहाँ भीड़ लगा दिए, मतलब रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ लगा दी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थिंकिंग यानी थिंक के साथ क्या लगा दिया है इन्होंने, आईएनजी लगा दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। चलिए दिया हुआ है, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किसी घटना को इनकम्प्लीट या होता हुआ दर्शाने के लिए हो रहा है, तो यह जो है वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। क्लियर है। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा दिया गया है पहले से। तो आपको पता है पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल आप लगाएंगे। जैसे देखो ड्राइवन, यानी ड्राइव का V3 क्या है, ड्राइवन है, ड्राइवन बाय पुवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। उसके बाद क्या है, डिसाइडेड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड ही वॉज लेफ्ट इन द लर्न। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसी घटना को कंप्लीट दर्शाने के लिए किया गया है। इस वर्ब थर्ड को फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अब है परफेक्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे फ्यूचर ना होकर के यहाँ पे क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, हैविंग प्लस V3 क्या यूज करते हैं हम, तो हैविंग प्लस V3 का यूज करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन टू वर्क। उसके बाद क्या है, हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में किसी कार्य को भूतकाल में ही कंप्लीट होता दर्शाया गया है, मतलब ये काम जो है भूतकाल में कंप्लीट हो गया है। ऐसा करने के लिए हैविंग प्लस V3 का यूज किया गया है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो देखो दिया हुआ है कि ट्रांजिटिव वर्ब जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म, यानी कि कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तीनों का मतलब समझ लो आप, सब्जेक्ट होता है, एक होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे कर्ता। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म,
ठीक है, तो कर्ता, क्रिया और कर्म यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आपको समझाता हूं मैं। दिया हुआ है कि जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद किसकी आवश्यकता पड़े, सॉरी सब्जेक्ट के बाद नहीं, मतलब वर्ब के बाद किसकी आवश्यकता पड़े, तो ऑब्जेक्ट की। जैसे आई राइट ऐसे, मैं क्या लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, तो किसकी जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे जरूरत पड़ी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वॉइस में जब हम वॉइस पढ़ते हैं ना, तो वॉइस में इसकी जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई जो बनता है, वॉइस बनता है, वो सिर्फ किसका बनता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता। आगे देखिए क्या है, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, मतलब चिल्ड्रन क्या उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पे फ्लाई जो है वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया, तो ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है। आगे हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जब वाक्य में क्रिया के बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े, मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट का कोई यूज ना हो, जरूरत ना पड़े, तो उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे बर्ड्स फ्लाई, और मतलब पंछी उड़ते हैं, सी स्लेप्ट, वो सो गई। ठीक है, वो सो गई। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद भी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। देखो दिया हुआ है कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव होता है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव होता है तो वर्ब के उल्लेख मात्र से क्या जैसे सवाल उठते हैं, जैसे कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ऐसा लगता है कि सेंटेंस अनकंप्लीट है, ठीक है, और आगे कुछ होगा। जैसे ही किल्ड, मैंने कहा डायरेक्ट ही किल्ड, तो आता है, मतलब अपने मन में सवाल आता है, क्या किल्ड, क्या मारा तुमने, कुछ मारा, क्या मारा, तो ही किल्ड, आगे आ रहा है क्या, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं बोलूं ही किल्ड अ बर्ड या ही किल्ड अ रैबिट, उसने एक रैबिट मारा, तो यहाँ पे देखो सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है और आगे कुछ क्वेश्चन नहीं उठ रहे, सवाल नहीं उठ रहे। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि सवाल उठते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है वर्ब प्लस ट्रांजिटिव होता है तो वर्ब के उल्लेख मात्र से क्या जैसे सवाल उठते हैं। ठीक है, जैसे आई हेल्प, तो आई हेल्प में क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना रहे तो बोले किससे, किसकी हेल्प की आपने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो दिया हुआ आई हेल्प हिम, मतलब मैंने उसकी मदद की, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। तो इसी तरह से बोलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब है कॉजेटिव वर्ब। देखो कॉजेटिव वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या होता है कॉजेटिव वर्ब वो समझो। तो हैव, गेट और मेक का प्रयोग कॉजेटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। सामान्यतः कर्ता सब्जेक्ट किसी क्रिया यानी वर्ब को क्रम पर करता है। तो देखो क्या है यहाँ पे, कर्ता यानी सब्जेक्ट, ठीक है, किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट पर करता है। जैसे देखो ही हेल्प द पुअर, ही हेल्प द पुअर में ही क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, वर्ब है, और द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब वो गरीबों की मदद करता है। लेकिन जब सब्जेक्ट ही वर्ब को एक्सपीरियंस करे, सब्जेक्ट ही वर्ब को एक्सपीरियंस करे, मतलब पैसिव की बात की जा रही, ठीक है। जैसे देखो यानी क्रिया का फल क्रम पर ना पढ़ के कर्ता पर ही पड़े, तो वो क्या कहलाता है, कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। जैसे देखो ही गॉट काउट, मतलब वो क्या हो गया, पकड़ा गया। ठीक है, ही गॉट काउट मतलब उसने पकड़ा नहीं, वो खुद ही पकड़ा गया, ही गॉट काउट, तो ये होता है कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, उसके बाद है द एनवायरमेंट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द आवर इग्नोरेंस, मतलब हमारे इग्नोरेंस से क्या होती जा रही है, जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है। तो पड़ा किस पे, ये कर्म किस पे पड़ा, तो ये पड़ा हमारा, यहाँ पे देख रहे हो द एनवायरमेंट पे पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे दिया होता कि ही गॉट काउट, ठीक है, ही कहाँ गए, यहाँ पे है ही गॉट काउट, तो वो पकड़ा गया, यानी इस पे ही प्रभाव पड़ा पड़ रहा है। ठीक है, ही गॉट काउट यानी जो ये पकड़ा गया, खुद से पकड़ा गया, सिंपली इतना याद रखो। तो ये सब क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कॉजेटिव वर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। कई बार वाक्य से तात्पर्य निकलता है कि कर्ता किसी कार्य को करता नहीं बल्कि कराता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर बोले कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है, देखो यानी सब्जेक्ट वन कार्य करने वाला एवं सब्जेक्ट टू कार्य कराने वाला का प्रत्यक्ष, ठीक है, अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे समझना, जैसे आई मेड हिम डू द होल वर्क, मतलब मैंने उससे क्या करवाया, काम करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेक जो है अकॉर्डिंग टू टेंस है, मतलब यहाँ पे क्या, मेक का मेड हो गया यानी पास्ट फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट टू है, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट टू है, आई सब्जेक्ट टू है, और यहाँ पे क्या है, हिम जो है वो सब्जेक्ट वन है। मतलब क्या, आई जो है काम कराने का काम कर रहा है, यानी एस टू जो है वो क्या कर रहा है, कार्य कराने वाला है, और एस वन जो है कार्य करने वाला है। उसके बाद उसी तरह से एक और देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है कि वी, यहाँ पे देखो वी जो है सब्जेक्ट टू है,
वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस, मतलब मैंने उसे पुलिस से पकड़वाया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू है ना, ये क्या है, वी, और यही काम करवा रहा है। पकड़वाने का काम कौन करवा रहा है, तो यही करवा रहा है। किसे पकड़वाया, तो हिम, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हिम, और यहाँ पे सब्जेक्ट वन क्या है, तो पुलिस, मतलब किससे काम करवाया है, तो वी जो है वो काम करवाया पुलिस से। तो यहाँ पे दो आपको समझ में आ गई होगी बातें, तो और भी एग्जांपल्स यहाँ पे समझाने की जरूरत है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि मेक ऑब्लिक हैव एवं गेट के प्रयोग के बीच का अंतर। अब इन दोनों के बीच के प्रयोग का अंतर देखेंगे कि इनका अंतर क्या है। तो देखो दिया हुआ है कि मेक ऑब्लिक हैव एवं गेट के प्रयोग के बीच का अंतर क्या है। तो पहला देखो, गेट ऑब्लिक हैव के प्रयोग के बाद S1 यानी कि सब्जेक्ट वन का उल्लेख बाई प्लस S1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस के तरह ही S1 का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी। मतलब क्या है, पैसिव वॉइस में कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका उपयोग हम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मेक के बाद S1 का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अब देखो क्या है, अगला दिया हुआ है कि गेट ऑब्लिक हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है। तो गेट और हैव के बाद हम क्या करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे। मेक के बाद V1 का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मेक के बाद किसका, V1 का प्रयोग, गेट के बाद किसका, V3 का प्रयोग, हैव के बाद किसका, तो V3 का प्रयोग। वाक्य में गेट ऑब्लिक हैव एवं मेक टेंस के मेक जो है टेंस के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ठीक है, क्योंकि जो टेंस है टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर प्रेजेंट में है तो गेट हो जाएगा और पास्ट में है तो गॉट हो जाएगा। तो इतना तो आपका है ना दिमाग। उसके बाद देखो दिया हुआ है कि वर्ब के प्रयोग विभिन्न पैटर्न में भी हो सकते हैं। नीचे देखे कुछ पैटर्न में वर्ब का प्रयोग देखे। आप देखो यहाँ से पैटर्न शुरू होता है और यहाँ से पैटर्न जो है कंटिन्यू पैटर्न ही पढ़ना है हमें, और पैटर्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है और इनके यूजेस क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। ये वर्ब के प्रयोग का सबसे साधारण पैटर्न है जो हमारा पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, तो वर्ब का। सिंपली मैं आपको यहीं पे समझा दूं ताकि आगे आपको और भी आसान हो। तो सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एसएस के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। यानी अब यहाँ पे अगर यू है तो यू रीड, तुम पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे रहे क्या, सॉरी, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर में ही पढ़ना है हमें। ही सी इट ने, तो ही के साथ हम लगाएंगे रीड्स, वह पढ़ता है। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट में हम लगाएंगे, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, रीड, मतलब तुम पढ़ते हो। क्लियर हो गया। अब इसी पे देखिए क्या है, यहाँ पे आगे जो है हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है। तो बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पे बर्ड्स जो है क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, फ्लाई, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब नाउन के अंत में, समझिएगा, नाउन और दोनों मैं समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। नाउन और वर्ब है, ठीक है। तो नाउन के अंत में, जैसे नाउन एक ले लूं मैं, बॉय, तो नाउन के अंत में अगर मैं एस या यस लगाता हूं तो वो हो जाता है क्या, प्लूरल। क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। बॉय का मतलब एक लड़का, बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के। लेकिन वर्ब के अगर अंत में, जैसे मैं ले लूं प्ले, अगर वर्ब के अंत में अगर मैं एस या यस लगाता हूं, प्लेज, तो वो हो जाता है सिंगुलर, ठीक है। तो ये देखो प्ले जो है वो क्या है, प्ले प्लूरल है, लेकिन इसके लास्ट में मैंने लगा दिया एस, तो ये हो गया सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे नाउन में उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया एस, तो ये हो गया बॉयज, मतलब प्लूरल। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है कि बर्ड्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। उसके बाद द मून क्या है, तो द मून हमारा सिंगुलर है, तो द मून इज शाइनिंग, तो हमने इज यहाँ पे लगाया, नहीं सिंगुलर वर्ब का यूज किया। अब उसी तरह से द बेबी क्या है, तो द बेबी जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया, इज का प्रयोग किया। और यहाँ पे आई भी क्या है, सिंगुलर, तो आई के साथ हमने क्या किया, वॉज का प्रयोग किया। क्लियर हो गया आपके। चलिए अब देखते हैं पैटर्न नंबर 2। पैटर्न नंबर 2 क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे सेंटेंस फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या फिर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इस सेंटेंस पैटर्न को भी पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे भी देखिएगा, इसे भी बता दूं कि इसे भी हम पैसिव फॉर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड फ्लाई, तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते कि फ्लाई वाई बर्ड्स, ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा। उसके बाद पैटर्न 2 का भी हम पैसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। दिया हुआ है दिस इज अ पेन,
अब यहाँ पे देखो दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो कौन है, तो अ पेन है। ठीक है, तो ये हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन आ रहा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इट इज आई, इट इज आई, तो यहाँ पे देखो आई क्या प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसका हम क्या नहीं बना सकते, तो इसका हम पैसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, यानी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और अगला देखो क्या है, ही लुक्स हैप्पी, तो ही सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है, और हैप्पी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, ये जो हैप्पी वो एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद है माई फादर गॉट एंग्री, तो एंग्री भी क्या हो गया यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है, और इनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो हमारा पैटर्न नंबर 2 था। अब पैटर्न नंबर 2 को बहुत आसान से समझिएगा आप। ठीक है, बहुत कोशिश करूंगा कि इजी सीजी आपको समझा सकूं। दिया हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आगे हम बताऊंगा, आपको बताऊंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। पहले ये समझ लीजिए, कई वर्ब संक्रमक क्रिया, संक्रमक का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कुछ कई वर्ब संक्रमक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख होना जरूरी होता है, वरना वाक्य का अर्थ जो है स्पष्ट नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे वर्ब हैं कि आगे उसके ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए तो वो उसका जो अर्थ है ना वो अनकंप्लीट लगता है, इनकम्प्लीट लगता है, अधूरा लगता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट लगाना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जैसे देखो दिया हुआ है सब्जेक्ट आई है, उसके बाद वर्ब है नो, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। ठीक है, उसके बाद है सी ओपनड द डोर, मतलब उसने दरवाजा खोला। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, द डोर का यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यू है, उसके बाद शुड हेल्प योर सेल्फ, मतलब तुम्हें खुद की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, योर सेल्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। अब हम पैटर्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों को एक साथ हम समझ लेंगे। देखो दिया हुआ पैटर्न नंबर 4 कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें दोनों का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखो दिया हुआ है जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जब वाक्य में क्या हो, दो ऑब्जेक्ट हो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सामान्यतः सजीव होता है का उल्लेख पहले होता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। मतलब क्या, पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे देखो दिया हुआ है कि आई गेव, मतलब वर्ब है यहाँ पे, आई गेव हर अ माई बुक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने क्या दिया उसे, बुक दिया। ठीक है, मैंने उसे बुक दिया, लेकिन किसे बुक दिया, तो किसे जो बुक दिया ना वही हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर से समझिएगा, मैंने उसे बुक दी, मैंने उसे बुक दी, तो मैंने पहले क्या दी भाई, तो बुक दी, किससे दी। अब यहाँ पे जो किसे वाली बात आएगी ना, किसे दी बुक, तो ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। उसके बाद है आई बाउट हर अ पर्स, मैंने एक क्या खरीद दिया, पर्स खरीद दिया। तो किसे खरीद दिया, तो उसे खरीद दिया, तो उसे जो खरीदा मैंने वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है। उसके बाद है सी शोड मी हिज नोट्स, मतलब मुझे उसने अपना क्या दिखाया, नोट्स दिखाया। ठीक है, यहाँ पे जो है हिज नोट्स, मतलब उसका नोट्स, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और भाई किसका नोट्स, तो यहाँ पे मतलब किसे दिखाया, तो मुझे दिखाया। यहाँ पे मी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या है पैटर्न 5, तो पैटर्न 5 क्या है, ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमें ध्यान में रखना है, फिर से हमें ध्यान में रखना है क्या, वर्ब, उसके बाद क्या ध्यान में रखना है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या, तो प्रीपोजिशन, और उसके बाद प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट। तो देखिए समझते हैं, अगर पैटर्न 4 को हम इस तरह परिवर्तित करना चाहें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उल्लेख पहले हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। जैसे देखो दिया हुआ है आई गेव माई बुक टू हर, मतलब मैंने उसे अपना पुस्तक दिया। ठीक है, या मैंने अपनी उसे पुस्तक दी। तो यहाँ पे क्या है, आई गेव माई बुक। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया किसका, माई बुक का। और उसके बाद हमने क्या लगाया, एक प्रीपोजिशन लगाया। ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि इसका जो है आप पैसिव वॉइस इजिली कर पाए। ठीक है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है वो हर है, इसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ आई बाउट अ पर्स फॉर हर, और उसके बाद है ही शोड हिज नोट्स
टू मी एंड माई फ्रेंड्स। क्लियर हो गया आपको? तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जिसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है वही क्या हो जाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप वॉइस इसका अच्छे से बना सके, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट वाली वॉइस में कंफ्यूजन होती है थोड़ी। अब चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कोई वर्ब का प्रयोग पैटर्न 4 या 5 दोनों के लिए हम किया जा सकता है। तो पैटर्न 5 का प्रयोग ज्यादा उचित होता है अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम महत्वपूर्ण हो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादा लंबा हो। ज्यादा लंबा होता है तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम, ठीक है, पैटर्न नंबर 5 को। उसके बाद है पैटर्न नंबर 6, दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पे है, देखिए अगर आपको देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप पहले नाउन प्रोनाउन के बारे में पढ़े, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोज में मैं नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव की भी वीडियोज बनाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप थोड़ा अब खुद से पढ़ ले कि हाँ नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन का मतलब इस दुनिया में जितने भी नाम है, ठीक है, सिंपली याद रखो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या फिर जो बुक का डेफिनेशन होता है ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, वो हो गया नाउन हमारा। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन का मतलब होता है द वर्ड अ वर्ड यूज फॉर अ नाउन, ठीक है, या फिर प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि राम इज अ बॉय, ठीक है, तो राम इज अ बॉय मतलब राम एक लड़का है। ही स्टडीज इन क्लास 7, वो कहाँ पढ़ता है, तो जो ही मैंने लगाया राम के बदले वो ही क्या प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अच्छे से समझ में आ गया है पैटर्न, ठीक है। देखो दिया हुआ है ऐसे सेंटेंस फॉर्म में एडजेक्टिव उस अवस्था को दर्शाता है जो क्रिया के वजह से हुआ है या फिर नाउन एवं एडजेक्टिव को मिला के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। मतलब क्या है वो आपको समझ में आएगा पैटर्न से। सबसे पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एडजेक्टिव। तो क्या है, ही पुश्ड द डोर ओपन, मतलब उसने क्या धक्का देकर के दरवाजा खोला, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी वॉश द प्लेट्स क्लीन, मतलब उसने साफ करके धो दिया। क्या धो दिया भाई, तो प्लेट्स को धो दिया, ठीक है। तो एडजेक्टिव ये बता रहा है, क्या बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई लाइक माई टी स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या, मैं कड़ी चाय पसंद करता हूँ। ऐसे बोलेंगे मैं क्या करता हूँ, कड़ी चाय पसंद करता हूँ। तो क्लियर हो गया, तो मैं कड़ी चाय पसंद करता हूँ यहाँ पे, तो यही जो है स्ट्रॉन्ग, क्लीन और ओपन, ये क्या दर्शा रहा है, तो ये एडजेक्टिव दर्शा रहा है, ठीक है। तो वही दिया हुआ है कि ऐसे सेंटेंस फॉर्म में एडजेक्टिव उस अवस्था को दर्शाता है जो क्रिया के वजह से हुआ है। तो किसके वजह से हुआ है भाई, तो क्रिया के वजह से। तो पुष्ट, पुष्ट का मतलब क्या, धक्का देना। तो ये जो एडजेक्टिव आया किसके वजह से आया, तो पुष्ट के वजह से आया, ठीक है। ये जो क्लीन आया किसके वजह से आया, वॉश की वजह से आया। और ये जो लाइक आया किसके वजह से आया, तो स्ट्रॉन्ग की वजह से आया। तो क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल अच्छे से। अब देखो दिया हुआ है इस पैटर्न को प्रयुक्त होने वाले वर्ब, इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले वर्ब क्या क्या है, गेट, कीप, बीट, ड्राइव, मेक, पेंट, लीव, टर्न, फाइंड, लाइक और विश है, ठीक है। ये सब जो है इसके क्या है, यूज होने वाले वर्ब है। तो इसे आप एक बार देख लेना और रट जाना इसे। उसके बाद पैटर्न नंबर 7, तो पैटर्न नंबर 7 क्या कहता है वो समझिएगा पहले। दिया हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी कुछ देर पहले प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर प्रीपोजिशन आएगा, फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या है, दिस कार बिलोंग्स, तो दिस कार सब्जेक्ट हो गया, बिलोंग्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद टू, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मी जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो कार है मेरे से संबंधित है, ठीक है। या फिर ऐसे बोलेंगे ये कार मेरी है या मुझसे संबंधित है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में मी का यूज हुआ। उसके बाद सी मेट मी विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। और उसके बाद ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट। तो देखो एन एक्सीडेंट के पहले क्या आया, विद आया, और एन एक्सीडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम कहेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हिज अटेम्प्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके पहले जो इन आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है नंबर 8, पैटर्न नंबर 8, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। देखो दिया हुआ क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो वो क्या होता है। तो देखो क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर इन्फिनेटिव। मतलब सी वांट्स टू स्लीप, मतलब वो सोना चाहती है, ठीक है, वो सोना चाहती है। तो यहाँ पे वांट्स क्या है, वर्ब है,
ठीक है, और इन्फिनेटिव क्या हो गया, टू स्लीप हो गया। उसी तरह से ही फॉरगॉट टू टेक हिज मेडिसिन, मतलब वो अपना दवाई लेना भूल गई। और उसके बाद क्या है, ही होप्ड टू पास द एग्जाम्स। देखो यहाँ पे क्या है, ही सॉरी आई होप्ड टू पास द एग्जाम। आई सब्जेक्ट है, होप्ड यहाँ पे वर्ब है, और टू पास द एग्जाम क्या है, इन्फिनेटिव है। इसमें क्या है, इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले जो वर्ब हैं वो क्या क्या है देख लो एक बार। लाइक, लव, प्रिफर, बिगिन, स्टार्ट, एग्री, ट्राई, अटेम्प्ट, चूज, कंटिन्यू, इंटेंड, इंटेंड का मतलब इरादा, प्रपोज, डिजायर, इच्छा, ठीक है, विश, वांट, हेट, डिसलाइक, होप, एक्सपेक्ट, प्रॉमिस, फियर, रिमेंबर, फॉरगॉट, ऑफर और लर्न। ये सब यूज होते हैं इस स्ट्रक्चर में या फिर पैटर्न में आप बोल सकते हो। अब देखेंगे हम पैटर्न नंबर 9 को, तो ध्यान से समझिएगा पैटर्न नंबर 9 क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव। तो क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद इन्फिनेटिव प्लस ईटीसी जो भी लास्ट में एटसेट्रा रहता है। तो आई वांट, आई इसमें सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, यू क्या है यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। आई वांट यू टू हेल्प मी, मतलब क्या चाहता हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम, ठीक है, मैं उसकी मतलब मदद करना चाहता हूँ, सिंपली इतना है। तो तुम्हारी मदद चाहिए तभी तो उसकी मदद कर पाऊंगा ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे, द डोर एडवाइज हिम टू रेस्ट। उसके बाद क्या है, आई अलाउड रोहित टू गो। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या बात की जा रही है कि नाउन प्लस प्रोनाउन के बाद किसका यूज किया गया है, तो इन्फिनेटिव प्लस एटसेट्रा, यानी इन्फिनेटिव का यूज किया गया है 2+V1 का, ठीक है। और नाउन प्लस प्रोनाउन के पहले क्या है, एक वर्ब आया है। तो इसमें जो पैटर्न, इस पैटर्न में जो वर्ब यूज होते हैं वो होता है आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, परस्यूड, इनकरेज, अर्ज, वांट, विद सॉरी विश, रिक्वेस्ट, इंटेंड, एक्सेप्ट, फोर्स, टेम्प्ट, टीच, इनवाइट, हेल्प, वार्न, लाइक, लव, हेट, अलाउ, परमिट, रिमाइंड, काउज, मीन और डेयर। आई होप मैंने इतनी वोकैब आपको याद करवाई है कि इन सबका अर्थ आपको पता होगा, इसलिए मैंने आपको याद नहीं करवाना जरूरी नहीं समझा, ठीक है, क्योंकि ये सब मैं ट्रिक से याद करवा चुका हूं। अब है पैटर्न नंबर 10। तो पैटर्न नंबर 10 में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जीरंड, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब के बाद जीरंड का यूज करेंगे। तो जीरंड का मतलब मैंने क्या बताया था, जिसमें नाउन और जिसमें क्या हो, जिस नाउन में वर्ब की क्या हो, विशेषता हो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि इस पैटर्न में जीरंड वाक्य ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, ठीक है, मतलब जीरंड किसका काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। जैसे यहाँ पे सी स्टार्टेड सिंगिंग, मतलब उसने गाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखो जो जीरंड है ना सिंगिंग, वो किसका काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, किसका काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद ही हैज फिनिश्ड टॉकिंग, मतलब उसने बोलना बंद कर दिया। तो यहाँ पे भी जीरंड जो है किसका काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। उसके बाद है आई लव टीचिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी जो है टीचिंग, वो किसका काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये सब क्या है, जीरंड है। तो इस पैटर्न में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो सुन लीजिए। इस पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले मुख्य शब्द है बिगिन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, फिनिश, एंजॉय, प्रीफर, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, माइंड, मिस, सजेस्ट, प्रैक्टिस, ट्राई, अंडरस्टैंड, कीप, हेल्प, एडवाइज, एडमिट, अवॉइड, कंसीडर, इंटेंड, डिले, डिनाई। डिनाई देखो, डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना, याद रखिएगा। डिटेस्ट, कांट हेल्प, रेस्ट, डिफर, वर्द, रिस्क, इट इज नाउन और ऑब्लिक गुड, प्रपोज, रिग्रेट और एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगा लेना, ठीक है। सब ट्रिक से याद करवाया हुआ है, याद रखिएगा, जितने भी है वीडियो जरूर देखिएगा वोकेब की मेरी। उसके बाद देखो पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज करने की बात की जा रही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद वर्ब यानी कि सा, ठीक है, सा जो है सी का V2 है। उसके बाद है नाउन या प्रोनाउन, तो हिम यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। आई सा हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, मैंने उसे मतलब ब्रिज क्रॉस करते हुए देखा, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। आई हर्ड हिम शाउटिंग, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, तो यहाँ पे शाउटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद यू केप्ट मी वेटिंग, मतलब तुमने मुझे इंतजार करवाया, यहाँ पे क्या है, वेटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके पहले क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके पहले वर्ब और उसके पहले सब्जेक्ट। तो यही जो है इसका स्ट्रक्चर है। इस पैटर्न में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, तो सी होता है, हियर होता है, स्मेल, फील, वॉच, नोटिस, फाइंड, ओवरसी, ऑब्जर्व, लिसन, गेट, कैच, कीप, लीव, सेट और स्टार्ट, इनमें
मुख्यतः यूज होने वाले जो है वर्ड हैं। अब हमारा आता है बात पैटर्न नंबर 12 की। तो पैटर्न नंबर 12 क्या है वो देखिएगा। देखो दिया हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस प्लेन इन्फिनेटिव। अब सर बोलोगे सर प्लेन इन्फिनेटिव क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। प्लेन इन्फिनेटिव का मतलब होता है उसमें आपको टू लगा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें आपको टू लगा हुआ नहीं मिलेगा। क्या क्या है समझिएगा। आई विल नॉट लेट यू गो, मतलब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे देखो गो जो आया है विदाउट टू आया है, तो इसी को हम बोलते हैं प्लेन इन्फिनेटिव। क्लियर है। उसके बाद है वी मेड हिम फिनिश द वर्क, आई बेड दिस बॉय लीव द रूम। तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये जो है लीव द रूम, फिनिश द वर्क, गो, ये सब है प्लेन इन्फिनेटिव। और प्लेन इन्फिनेटिव के पहले किसका यूज हुआ है, तो यू, यानी कि आप बोल सकते हो नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है। उसके पहले वर्ब का, उसके पहले सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि इस पैटर्न में कौन कौन से वर्ब यूज होते हैं। तो सी यूज होता है, वॉच यूज होता है, नोटिस यूज होता है, ऑब्जर्व यूज होता है, हियर यूज होता है, लिसन यूज होता है, फील, मेक, लेट, हेल्प और बिड, इतने इसमें जो है वर्ब यूज होते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको जितने भी पैटर्न थे, ध्यान रखिएगा उन पैटर्न को। मतलब ये है पैटर्न पढ़ाने का कि पैटर्न लिखने का मतलब ये दिया है बुक ने कि जितने भी वर्ब है उनसे आपको परिचित करवाया जाए। दिया हुआ है बिंग इल आई कुड नॉट कम। तो यहाँ पे देखो क्या है दिया हुआ, बिंग इल आई कुड नॉट कम। तो ये सेंटेंस यहाँ पे सही है, ठीक है। मतलब बीमार होते हुए भी, मतलब बीमार होने की वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, तो यहाँ पे वो अर्थ निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है बीइंग, ठीक है, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, तो ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, ये भी गलत है। अब कैसे गलत है समझिएगा। पहला जो दिया हुआ है इन्होंने, अगर पहले वाक्य में बिंग के पहले किसी सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो, बिंग के पहले किसी भी सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो, तो सेकंड वाक्य का सब्जेक्ट आई पहले वाक्य भी बन जाता है। मतलब कि आई जो है ना वो पहले वाक्य का सब्जेक्ट भी बन जाता है। क्लियर है। और वाक्य वन में का अर्थ सही निकलता है, और वाक्य का जो अर्थ है वो सही निकल जाता है। यानी कि जो बिंग से शुरू हो सेंटेंस और उसके पहले कोई भी सब्जेक्ट ना हो, सेकंड जो सेंटेंस है उसमें आई का यूज हो सब्जेक्ट के रूप में, तो आई जो है पहले के सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। उसके बाद क्या है सेकंड में, अगर दूसरे वाक्य में बिंग के पहले सब्जेक्ट इट का प्रयोग ना किया जाए, क्या दिया हुआ है कि अगर दूसरे वाक्य में, ठीक है, दूसरे वाक्य में बिंग का प्रयोग जो है, बिंग के पहले सब्जेक्ट इट का प्रयोग ना किया जाए, तो आई रेनी डे का भी सब्जेक्ट बन जाता है और इससे वाक्य का अर्थ गलत हो जाता है। मतलब अतः इट बीइंग अ रेनी डे होता है। बहुत जगह आपने देखा होगा इस सेंटेंस को, इट बीइंग अ रेनी डे, ऐसा नहीं लिखा जाता कि बीइंग अ रेनी डे, तो हम क्या लगाएंगे, बिंग के पहले इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे। उसके बाद है थर्ड, देखिएगा इसी प्रकार तीसरे वाक्य में भी वॉकिंग के पहले उपयुक्त सब्जेक्ट का प्रयोग करें, अन्यथा माई पेन पहले भाग का सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, माई पेन जो है किसका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो पहले भाग का, यानी माई पेन वॉकिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे देखो सब्जेक्ट का, ठीक है। किसका यूज करना पड़ेगा, तो इस प्रकार तीसरे वाक्य में वॉकिंग के लिए उपयुक्त सब्जेक्ट का प्रयोग करें, मतलब किसी सब्जेक्ट का आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब आई भी लगा सकते हो, आई वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन। आगे देखिए क्या है दिया हुआ है कि अतः वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड हो जाएगा, ठीक है, मैंने कहा आई हो जाएगा। अब देखो दिया हुआ है क्या, द गर्ल्स वॉच इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद द प्रैक्टिस हैंड, ये गलत है। क्या है गलत, देखो इस क्रिया वर्ब का प्रयोग विशेषण एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तो क्रिया थर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए, अतः प्रैक्टिस फॉर्म का प्रयोग करें। तो यहाँ पे प्रैक्टिस ना होकर के क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आपको। प्रैक्टिस क्या है, नाउन है, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस क्या है, नाउन है, PRACTICE, ठीक है, प्रैक्टिस नाउन है। और ये प्रैक्टिस PRACTISED क्या है, एक वर्ब है। चलिए आगे देखिए क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पोकन इंग्लिश, रिवाइज एडिशन और रिटन डॉक्यूमेंट। तो उपयुक्त उदाहरण में इंग्लिश एडिशन और डॉक्यूमेंट, ठीक है, है जिनकी विशेषता बताने के लिए वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो किसका प्रयोग हो रहा है, तो स्पोकन इंग्लिश, रिवाइज एडिशन और रिटन डॉक्यूमेंट का, ठीक है, अतः वर्ब थर्ड फॉर्म में है। अब देखिए आगे देखिएगा ध्यान से कि लेकिन अगर क्रिया वर्ब को जारी कंटिन्यूअस अवस्था में दर्शाया जाए तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे राइजिंग प्राइस, मतलब प्राइस क्या होते जा रही है, तो प्राइस
बढ़ते जा रहा है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री मतलब विकसित देश बोलते हैं ना, डेवलपिंग विकासशील देश मतलब कंट्री जो विकसित होते जा रहा है। स्टीमिंग कप ऑफ टी, तो ये सब कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो आईएनजी का वर्ब के साथ किसका, कंटिन्यूअस का यूज किया जा रहा है। अब देखो थर्ड क्या है, अगर क्रिया का प्रयोग नाउन फॉर्म में किया जाए तो आईएनजी फॉर्म जीरंड या ऑब्लिक 2+V1 का प्रयोग इन्फिनेटिव में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था आपको जीरंड, तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर ये हो सकता है, या फिर टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हेयर। देखो ध्यान से मैं यहीं पे बताता हूँ, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर या फिर टू स्मोक, ठीक है, टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हेयर। क्लियर हो गया, मतलब धूम्रपान यहाँ पे क्या है, निषेध है, मना है। उसी तरह से यहाँ पे स्मोकिंग भी हो सकता है और टू स्मोक भी हो सकता है, बशर्ते टू के साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज भी हो सकता है और टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। उसी तरह से टू अरर इज ह्यूमन दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ समझना क्या है कि क्रिया कैसे हुआ, ये एडवांस ऑफ मैनर बताता है, ठीक है, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। क्रिया कैसे हुआ ये क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। जब आप एडवर्ब पढ़ोगे तो आप इसके बारे में पढ़ोगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। और एडवर्ब ऑफ मैनर सामान्यतः लाई में खत्म होता है, जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली मतलब वो ईमानदारी पूर्वक काम करता है। तो देखो क्या है एडवर्ब ऑफ क्या है, तो एडवर्ब वो है जो क्या वर्ब को थोड़ा वर्ब पे जोर डाले, ठीक है, मतलब वर्ब के जो जोर डाले उसकी विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली, वो कैसे काम करता है भाई, तो ईमानदारी पूर्वक काम करता है। ही टॉक्स पोलाइटली, वो बहुत विनम्रता से बात करता है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। अगर वर्ब हमारी पांचों इंद्रियों से संबंधित हो, अगर वर्ब किससे संबंधित हो, हमारी पांचों इंद्रियों से, अगर आपको पता है पांचों इंद्रियां क्या होती है तो आप इसे समझोगे, देखना, सुनना, बोलना, ये सब क्या है, इंद्रियां हैं हमारी। तो अगर वर्ब हमारी पांचों इंद्रियों से संबंधित हो तो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग करें। जैसे देखो ही लुक्स ऑनेस्ट, ठीक है, ना कि ही लुक्स ऑनेस्टली। ये बिल्कुल याद रख लो कि हमारी पांचों क्रियाओं से, सॉरी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित अगर हो वर्ब, तो इसके बाद हम लगाएंगे क्या, ऑनेस्ट, यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना कि एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ही साउंड्स पोलाइटली। अब देखो क्या है, नीचे दिए गए 7 क्रियाएं वर्ब ऑफ सेंटेंस सेनेस्टेशन है। जैसे कौन कौन, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट और फील, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है हमारी, सुन सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि इंद्रिया में बोल लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ब ऑफ सेनेस्टेशन के अलावा बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव को भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। मतलब इनको इनको मॉडिफाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही बिकेम सैड, मतलब क्या, जब उसने न्यूज सुना वो सैड हो गया। तो यहाँ पे देखो जो सैड है, सैड को सैड जो है वो क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसको बिकेम को किसने मॉडिफाई किया, तो एडजेक्टिव ने मॉडिफाई किया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि वी एडेप्ट टू द एनवायरमेंट, ये गलत है। उसके बाद है वी एडेप्ट आवर सेल्फ टू द एम्पावरमेंट, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो दिया हुआ है एडेप्ट के जैसे, एडेप्ट जो वर्ड है, एडेप्ट के जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी होता है। तो वो वर्ब कौन कौन से हैं उसे हम अच्छे से समझेंगे। देखिए दिया हुआ वर्ब अक्विट, ठीक है। उसके बाद क्या है, absent, अवेल, रिकॉन्सिल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट और प्राइड। ये सब ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद क्या आता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। याद कर लीजिएगा, अब्सेंट, अवेल, एड्रेस, एक एड्रेस भी, ठीक है, एड्रेस भी याद कर लेना, इसमें जोड़ लेना। अब्सेंट, अवेल, एड्रेस, रिकॉन्सिल, अक्विट, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई। और उसके बाद क्या है, अडेप्ट और एडजस्ट और प्राइड। इन सब के बाद क्या आना जरूरी है, तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है खुद का। जैसे बोलते हैं ना आई माई सेल्फ, तो माई सेल्फ जो मैंने यूज किया, या फिर ही हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ जो मैंने यहाँ पे यूज किया उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। यहाँ पे देखो क्या है, देमसेल्व्स किन के लिए आया है, तो ऑफिसर्स के लिए आया है, क्योंकि ऑफिसर्स के जगह पे जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वो करेंगे दे का, और दे के बदले जो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा देमसेल्फ। तो अक्विट के बाद क्या आएगा, देमसेल्फ आएगा। उसी तरह से सी हैज रिकॉन्सिल,
हरसेल्फ। तो रिकॉन्सिल्ड के बाद इसने क्या यूज किया, हरसेल्फ का यूज किया, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो ये सिंपली ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे दे एंजॉयड द पार्टी, ठीक है, की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया हुआ है नोट में, देखिए दिया हुआ है कि दे एंजॉयड द पार्टी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्या जरूरत है, दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन, देमसेल्फ का प्रयोग एंजॉयड के बाद करें। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, मतलब कहने का मतलब है कि इतने वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे फिर से एक बार पढ़ा दूं, आपको बता दूं, अब्सेंट, अक्विट, अवेल, एड्रेस, रिकॉन्सिल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एंजॉय, एग्जर्ट, अप्लाई, ये सब क्या है, एडेप्ट, एडजस्ट, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग हम करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद नोट में एक और दिया हुआ है कि अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो, मतलब इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाएं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम ना लगाएंगे, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट रहे, सॉरी ऑब्जेक्ट ना रहे, तो हम किसका यूज करेंगे, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ जैसे एग्जांपल एक दिया हुआ है कि ही वॉज अब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या नहीं है, तो भाई यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पे देखो क्या है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, दोनों यहाँ पे सही है, ठीक है। मतलब वो अब्सेंट था और वो खुद अब्सेंट था, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगर अब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, ठीक है। किसका प्रयोग, अगर अब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में, तो देखो ही के बाद अब्सेंटेड ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है, हिमसेल्फ का यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है आगे, नोट में ध्यान दीजिएगा, अगर अक्विट का अर्थ बरी करना होता है, देखो अक्विट का मतलब दोष मुक्त कर देना होता है, ट्रिक से मैं सारे वोकेब याद करवा चुका हूं, आप देख लो वीडियो, दिया हुआ है कि अगर अक्विट का अर्थ बरी करना हो, मतलब छोड़ना, अक्विट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त कर देना, तो अक्विट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें। जैसे दिया हुआ है द कोर्ट एक्विटेड हिम, मतलब कोर्ट ने उसे क्या किया, छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया। अगर अक्विट का अर्थ व्यवहार करना, तो अक्विट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, जैसे ही इक्वेटेड हिमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द राइट। अब यहाँ पे देखो एक्विटेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे व्यवहार की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज किया गया, हिमसेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। उसी तरह से अगर रिकॉन्सिल का अर्थ सुलह करना है, रिकॉन्सिल का मतलब क्या होता है, सुलह करना होता है, ठीक है, तो रिकॉन्सिल के अर्थ के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई रिकॉन्सिल्ड हिम विद हिम आफ्टर द बिटर आर्गुमेंट, अगर उसके बाद क्या, नोट में देखिएगा, अगर रिकॉन्सिल का अर्थ बेमन से ही सही पर स्वीकार कर लेना, मतलब बेमन से, आपका मन नहीं है ये चीजें स्वीकार करने के, लेकिन फिर भी आपको स्वीकार करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे ही रिकॉन्सिल हिमसेल्फ टू द एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ हिज बॉस, ठीक है, मतलब अपने बॉस के वजह से उसने स्वीकार कर लिया, मन नहीं था। तो यहाँ पे दिया हुआ संक्षेप में कहा जाए, अगर सब्जेक्ट की क्रिया का रिसीवर हो तो ऊपर दिए गए वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीप अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, ठीक है, मतलब बुरी संगत से दूर रखे, अपने आप को दूर रखे। यहाँ पे ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, मतलब उसने खुद को वहां पे क्या किया, छुपा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ड्रॉप हिमसेल्फ। दिया हुआ है कीप के साथ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, मतलब कीप के बाद कुछ ऐसे वर्ब हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ब है जिनका जो है प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम नहीं करते हैं। क्या क्या है, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बैथ, मूव, रेस्ट और हाइड। जैसे आई प्रीफर टी देन कॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे देन तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे होता है कि आई प्रीफर टी टू कॉफी, मतलब मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूँ, ठीक है। आई प्रीफर टू टी टू कॉफी, मतलब कॉफी ज्यादा मैं चाय पसंद करता हूँ, सिंपली इतना याद रखना। उसके बाद ही इनवाइटेड मी ऑन फॉर टी, या ऑन या फॉर टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही इनवाइटेड मी टू टी, मतलब उसने मुझे टी के लिए इनवाइट किया। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे क्या, किसका यूज नहीं करना है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात और मूव और रेस्ट और हाइड के बाद। उसके बाद है कि वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन या तो फिक्स्ड होता है या फिर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन हिंदी ट्रांसलेशन के अनुसार नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे दिया, द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन, उसके बाद क्या है, ही हैड नो ओपन टू राइट विद, उसके बाद है डू यू हैव अ चेयर टू सिट ऑन। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि जब किसी नाउन, बेड या पेन
को इन्फिनेटिव टू स्लीप, टू राइट इत्यादि क्वालिफाई करे तो इन्फिनेटिव के बाद प्रीपोजिशन इन और विद का प्रयोग होता है। जैसे समझेंगे यहाँ पे कि आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू। यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, तो सही क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, आई हैव नेवर चीटेड, क्या होगा, आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, किसी नाउन जैसे बेड और पेन यहाँ पे दिया है ना, कोई इन्फिनेटिव टू स्लीप और टू राइट इत्यादि, सिंपली वो छोड़ो, आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब सेंटेंस क्या है, अगला, नथिंग हैज और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सही इसका, नथिंग हैज बीन और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइज। तो डिफरेंस देखो, यहाँ पे दिया हुआ नथिंग हैज और यहाँ पे क्या है, नथिंग हैज बीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, और विल बी, यहाँ पे भी और विल बी, मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइज, मोर ट्रेजिक देन, मतलब यहाँ सिंपली हमने क्या किया, हैज बीन का यूज किया, V3 का यहाँ पे यूज किया। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर क्यों, कैसे, कब। तो अगर एक वाक्य में एक वर्ब के दो फॉर्म की जरूरत हो, अगर एक ही वाक्य में एक फॉर्म, मतलब एक वर्ब के दो फॉर्म की जरूरत हो, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि एक ही वाक्य में एक वर्ब के दो फॉर्म की जरूरत हो तो दोनों फॉर्म का प्रयोग करें। ठीक है, हम एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते। जैसे देखना, समझना, यही दिया हुआ है ना कि नथिंग हैज बीन, तो देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, नथिंग हैज बीन और विल बी, यहाँ पे बी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बीन है, मतलब एक ही है, बी का ही क्या बना है, बीन बना है। तो हमने दोनों फॉर्म का यूज किया है यहाँ पे। उसके बाद है नंबर 9 कि इफ ही वॉज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। मतलब क्या, ये सेंटेंस है, दिया गया है कि अगर वो मिलेनियर होता तो क्या करता, मिलियन टाइम हेल्प करता। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ ही वर अ मिलेनियर, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, मतलब एक क्या होता है, काल्पनिक शब्द होते हैं, काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, इमेजिनरी। अगर मैं ऐसा होता तो कुछ भी रहे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, ठीक है, ही रहे, आई रहे, यू रहे, वी रहे, इसका जो वर्ब होता है वो वर ही होता है। ठीक है, क्या होता है, वर होता है। जैसे इफ ही मिलेनियर, तो यहाँ पे वॉज ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर हो जाएगा। इफ ही वर अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। क्लियर है, तो वर्ब कोई सा भी रहे भाई, हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के साथ वर का ही यूज करना है। तो काल्पनिक पद के लिए सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। उसके बाद है लॉन्ग लिव द किंग, मतलब राजा बहुत लंबे समय तक जिए। तो ये देखो क्या है, ये होता है हमारा, बोलते हैं ना कि दुआ देने वाला सेंटेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखो दिया हुआ है, ऑप्टेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखो लॉन्ग लिव द किंग, किंग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ किसका यूज करते हैं, तो लिव का। ये सब सेंटेंस देखो मुंह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इनमें हमें कुछ भी रूल याद करने की जरूरत नहीं, ये हमें रटा हुआ है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मे गॉड ब्लेस यू का यूज किया। ठीक है, तो उसी तरह से किंग यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब का किसका यूज हुआ, तो प्लूरल वर्ब का। लिव जो है प्लूरल वर्ब है। उसके बाद है कि ऐसे कई वर्ब हैं जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करके उसे नाउन का रूप दिया जाता है। मतलब उस वर्ब के पहले हमने आर्टिकल अगर लगा दिया तो क्या हो गया, नाउन का यूज हो गया। ठीक है, नाउन का रूप दे दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ही इज वॉकिंग। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मतलब वॉक कर रहा है। ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, वो कहाँ जा रहा है, तो वॉक पे जा रहा है। देखो वॉक एक वर्ब है, ठीक है, लेकिन हमने ए लगा दिया और इसे क्या बना दिया, नाउन बना दिया, इसके पहले ए लगा करके। जैसे यहाँ पे देखो, ही राइड्स अ हॉर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ही वेंट फॉर अ राइड। अब यहाँ पे तो वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे भी वॉकिंग जो है वर्ब का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसके पहले क्या लगाया, तो इसके पहले हमने आर्टिकल का यूज कर दिया, ए का यूज कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पर राइट जो है वर्ब है, लेकिन ए का यूज हमने इसके पहले कर दिया, तो इसका यूज जो है अब नाउन के फॉर्म में यूज होने लगा। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि अगर अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। मतलब क्या बोल रहा है कि अलग अलग वर्ब के साथ अगर अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो सभी प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। जैसे देखो एम्फीबियांस, एम्फीबियांस का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ आप। तो देखो एम्फीबियांस का मतलब होता है जो थल और जल दोनों पे रह सके, ऐसे जीव को हम कहते हैं एम्फीबियांस, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं उभयचर। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, एम्फीबियांस कैन लिव ऑन लैंड। तो यहाँ पे देखो ऑन लैंड की बात आ रही है और यहाँ पे इन वाटर की बात आ रही है। तो हमने दो प्रीपोजिशन का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ब अलग अलग है और दोनों के लिए हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे दो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड एग्जांपल देखिएगा, he was acquitted of and absolved from all the charge of the corruption।
तो यहाँ पे देखो क्या है, वो फ्रॉम का यूज किया गया है और यहाँ पे ऑफ का, यानी दो प्रीपोजिशन का यूज किया गया है दो वर्ब के लिए। एक है एक्वेटेड के लिए, दूसरा है एब्सॉल्व के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए हमने दो प्रीपोजिशन का यूज किया। अब देखो दिया हुआ है आई एम हैविंग अ कार, ना होकर के क्या होता है आई हैव अ कार होता है, मतलब मेरे पास एक कार है। तो क्या है रूल, तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग समानता आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जा सकता, जैसे हैव का हम हैविंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे करते हैं हम, जैसे मतलब आई एम हैविंग माई मील। तो उस तरह से मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, इससे पिछले पिछले क्लास में मैंने बताया था, आप वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ कुछ ऐसे वर्ब्स की सूची है, देखो दिया हुआ है जिनका हम नहीं बना सकते। देखो इसमें भी दिया हुआ होगा कहीं पे नोट में, वो मैं आपको बता दूंगा। वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी सी, टेस्ट, स्मेल। सी का सीइंग नहीं कर सकते, टेस्ट का टेस्टिंग नहीं कर सकते, स्मेल का स्मेलिंग नहीं कर सकते, हियर का हियरिंग नहीं कर सकते, प्रीफर का प्रीफरिंग नहीं, प्लीज का प्लीजिंग नहीं, नोटिस का नोटिसिंग नहीं, रिकॉग्नाइज का रिकॉग्नाइजिंग नहीं। ठीक है, उसके बाद थिंकिंग प्रोसेस में जैसे थिंक है ना, तो थिंकिंग नहीं कर सकते, नो का नोइंग नहीं कर सकते, मीन का मीनिंग नहीं कर सकते, माइंड का माइंडिंग नहीं, रिमेंबर का रिमेम्बरिंग नहीं, और सपोज का सपोजिंग नहीं। उसके बाद क्या है, शोइंग जो पोजीशन शो करता है उसमें क्या, ऑन का ऑनिंग नहीं, हैव का हैविंग नहीं, बिलोंग का बिलोंगिंग नहीं, कंप्राइज का कंप्राइजिंग नहीं, पजेस का पजेसिंग नहीं, कंटेंट का कंटेनिंग नहीं, और कंसिस्ट का कंसिस्टिंग नहीं। उसके बाद क्या है, बिलीव का बिलीविंग नहीं, लाइक का लाइकिंग नहीं, डिसलाइक का डिसलाइकिंग नहीं, लव का लविंग नहीं, एडोर का एडोरिंग नहीं, वांट का वांटिंग नहीं, विश का विशिंग नहीं, डिजायर का डिजायरिंग नहीं, हेट का हेटिंग नहीं करेंगे, एग्री का एग्रिंग नहीं करेंगे, और ट्रस्ट का ट्रस्टिंग नहीं करेंगे, और इमेजिन का इमेजिनिंग नहीं करेंगे। अगला है जनरल जो होता है, जैसे लुक का लुकिंग नहीं करेंगे, सीम का सीमिंग नहीं, अपीयर का अपीयरिंग नहीं, अफेक्ट का अफेक्टिंग नहीं, रिजेंबल का रिजेंबलिंग नहीं, कोस्ट का कोस्टिंग नहीं, रिक्वायर का रिक्वायरिंग नहीं, बिकम का बिकमिंग नहीं, और होप का होपिंग नहीं, और रिफ्यूज का और रिफ्यूजिंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, दिया हुआ है। विस्तार से जानकारी के लिए टेंस में कंटिन्यूअस टेंस का भाग देखें, तो ये मैंने बताया था आपको टेंस में। आप टेंस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत अच्छे से मैंने समझाया, टेंस की वीडियो जाकर के आप देख सकते हो। उसके बाद है रूल नंबर 14, एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब के साथ किया जा सकता है। किसके साथ किया जा सकता है, तो देखो रिगार्ड के साथ, डिस्क्राइब के साथ, डिफाइन के साथ, ट्रीट के साथ, व्यू के साथ, और नो के साथ। ठीक है, उसके बाद है वी में, देखो एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब के साथ ना करें, तो यही याद रखें ना करें। ठीक है, जैसे नेम के साथ, इलेक्ट के साथ, थिंक के साथ, कंसीडर के साथ, कॉल के साथ, अपॉइंट के साथ, मेक के साथ, चूज के साथ। कैसे, तो आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, ना कि एज आफ्टर हिम। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि आई रिगार्ड एज हिम, ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। अगला जो है दिया हुआ कि बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ना कि एज डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद ना कि सी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लासेस, यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉप एज आफ्टर कंसिडर्ड। ठीक है, मतलब क्या करना है, हमें हटा देना है, एज को क्या करना है यहाँ पे से हटा देना है। ठीक है, उसके बाद देखो दिया हुआ है क्या, ये तो आप एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो सही रहेगा, आप खुद से एग्जाम्पल पढ़ लो, वीडियो लंबी करने कोई फायदा है नहीं। आगे देखो क्या है कि अगर वाक्य में इट इज हाई टाइम या फिर इट्स टाइम का प्रयोग हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का उल्लेख हो तो सब्जेक्ट के बाद वी टू का प्रयोग करें। ठीक है, यानी कि अगर सब्जेक्ट का स्टार्टिंग जो है वो किससे हुआ है, इट इज हाई टाइम से हुआ है या इसमें प्रयोग किया गया है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा किसका, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या है, जैसे इट इज हाई टाइम यू डिड समथिंग, याद रखिएगा किससे शुरू हुआ है, तो इट्स हाई टाइम से शुरू हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, तो जो वर्ब का यूज होगा वो होगा बी टू का, डिड समथिंग। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर देखेंगे हम। 60 नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा कि कई नाउन का प्रयोग एक निश्चित वर्ब के रूप में किया जा सकता है या फिर कई नाउन का प्रयोग एक निश्चित वर्ब के साथ किया जाता है, जैसे हैव, तो देखो हैव लंच। ठीक है, हैव अ गुड टाइम, हैव अ सावर, हैव अ ड्रीम, हैव अ कंजर्वेशन। तो ये सब किसका यूज किया जा रहा है, तो नाउन का प्रयोग एक निश्चित वर्ब के साथ किया जाता है, मतलब इन्हीं के साथ किया जाता है इनका यूज। ठीक है, उसके बाद है टेक एन एग्जाम, तो एग्जाम के साथ हम क्या लेंगे, टेक करना कि गिव। ठीक है, मतलब मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो वहां पे ये नहीं कि आई एम गोइंग टू एग्जाम, ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, मतलब वहां पे क्या होता है, टेकिंग एग्जाम। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडवांटेज, टेक एडवांटेज, टेक एन एक्शन। ठीक है, मतलब कोई एक्शन लेना, एडवांटेज लेना, लाभ लेना, टेक रिस्क। उसके बाद क्या है, टेक योर टाइम, अपना समय लो। उसके बाद देखो मेक के साथ, इन मेक का जो यूज है इन वर्ब के साथ करते हैं, किनके साथ, तो देखो मेक अ डिमांड, मेक अ गेस्चर, मेक अ नॉइज, मेक अ प्रॉमिस, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ मिस्टेक। ठीक है, उसके बाद अन्य उदाहरण है लॉन्च अ स्कीम, रेंडर हेल्प और इम्पार्ट एजुकेशन।
ठीक है, ये इम्पार्ट बिल्कुल याद रखना। ठीक है, इम्पार्ट एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन का बांटना, एजुकेशन बांटना। ठीक है, तो अगला है हमारा क्या, ये सब देखो, ये सब इसलिए आपको याद रखना जरूरी है ना कि ये आपको रैपिड फिलर्स में बहुत काम आएगा जी। ठीक है, मतलब रैपिड जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना उनमें बहुत काम आने वाला है, तो इसे आप रट जाना बिल्कुल। चलो आगे देखो क्या है, 17 है, ये हमारा लास्ट होगा शायद, कि टू के बाद वी1 का प्रयोग होता है। टू के बाद किसका प्रयोग होता है, तो वी1 का प्रयोग होता है, परंतु अन्य सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब वी प्लस आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे देखो कहने का मतलब ये है कि ही इज अफेयर टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज बॉस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, टू के बाद वी1 का प्रयोग होता है, तो ठीक है टू वन के बाद वी1 का प्रयोग हमने किया फर्स्ट वाले सेंटेंस में, परंतु अन्य प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो, अन्य प्रीपोजिशन के बाद मतलब जैसे ऑफ है। ठीक है, ऑफ के बाद क्या है, मतलब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ऑफ है यहाँ पे, तो वो ऑफ के बाद हमने क्या यूज किया, तो वो ऑफ के बाद हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया। ठीक है, तो सिंपली इतना याद रखना कि टू प्लस वी1 का प्रयोग होता है, हमें पता है, परंतु अन्य सभी प्रीपोजिशन के बाद मतलब और जितने भी प्रीपोजिशन हैं उनके बाद वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, मतलब टू के साथ वी1 लगाया, लेकिन ऑफ के साथ हमने क्या लगाया, गोइंग लगाया। ही इज अफेयर्ड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट, मतलब सनसेट के बाद वो बाहर जाने से क्या होता है, डरता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एडवांस ऑफ क्लियर हो गया। तो देखो एडवांस ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इससे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, एक बार नहीं दो बार वीडियो देखो, दो बार नहीं तीन बार देखो, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहें, ताकि आगे आने वाली और वीडियोस का फायदा आप तक बहुत से ज्यादा पहुंच सके और आपको फायदा मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।